हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसा कि कल हम लोगों ने शुरू किया था डी फार्म फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम लोग टाइट्रेशन की स्टडी कर रहे थे। जिसमें हम लोगों ने 5 प्रकार के टाइट्रेशन का नाम पढ़ा था। वो पांचों नाम कौन कौन से थे? एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। जिसमें हम लोगों ने कल के लेक्चर में 2 टाइट्रेशन की स्टडी कर ली थी। कौन कौन से? वेरी गुड, एसिड बेस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले थे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जिसमें 3 मेथड्स होते हैं उसके एंड पॉइंट को पता करने के लिए। जिसमें हम लोगों ने कल कवर कर लिया था मोहर्स मेथड। 2 टॉपिक रह गए थे हमारे, वोलार्ड मेथड और फजान मेथड। ये तीनों टॉपिक किस चीज के हैं? वेरी गुड, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के ही ये सब टॉपिक्स हैं जो इसके एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वोलार्ड मेथड और फजान मेथड, और साथ में अगली टाइट्रेशन की टाइप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वोलार्ड मेथड। कल हम लोगों ने मोहर्स मेथड पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे वोलार्ड मेथड्स। तो देखिए इसमें होता क्या है, इट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। इस मेथड की ये खासियत होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इट इज ए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयंस इन द सॉल्यूशन। ये भी टाइट्रेशन लगभग मोहर की तरह सेम ही होता है। जैसे मोहर में हम लोगों ने ये पढ़ा था मोहर मेथड्स में कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को पता किया जाता है। किसी भी सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए हम लोग सिर्फ मोहर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वोलार्ड में क्या होता है, जितने भी हैलाइड ग्रुप होते हैं, चाहे वो क्लोरीन हो गए, चाहे वो ब्रोमीन हो गए, चाहे वो आयोडीन हो गए, हम लोग सभी हैलाइड ग्रुप के हैलाइड एटम से क्या होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। किस मेथड से? वोलार्ड मेथड से। चलिए कौन बताएगा वोलार्ड मेथड का नाम? ये जो प्रोसेस है इसको वोलार्ड मेथड क्यों रखा गया था? वेरी गुड, क्योंकि इट वाज डेवलप्ड बाय जैकब वोलार्ड इन 1874। क्योंकि इस मेथड को जैकब वोलार्ड, इस साइंटिस्ट जैकब वोलार्ड, जिन्होंने 1874 में इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज की थी, तो वो अपने ही नाम पे इन्होंने इस मेथड का नाम रख दिया वोलार्ड मेथड। चलिए इसे प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं कि सब प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन द हैलाइड आयंस एंड एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ थायोसाइनेट एंड फेरिक आयंस। ठीक है, मतलब जो टाइट्रेशन होता है, जिसमें हम लोग जो टाइट्रेट और एनालाइट की जो रिएक्शन करवाते हैं, टाइट्रेशन करवाते हैं, वही उसका प्रिंसिपल होता है। तो जिसमें क्या होता है, हम लोग इसकी डिटरमिनेशन कर रहे हैं हैलाइड आयन की, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब वो एनालाइट से जब रिएक्ट करेगा और इंडिकेटर के साथ तो एंड पॉइंट देगा, तो वही हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। जैसे क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन हैलाइड आयंस। हैलाइड आयन कौन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एंड एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हैलाइड आयन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ थायोसाइनेट एंड फेरिक आयंस। यही हमारा प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना। इसको हम लोग फिर जब ये इसके साथ जब रिएक्ट कर लेता है, तो ये हमारा सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेट बनाता है। जैसे पहले इसी प्रोसेसिंग को देखते हैं कि इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला, हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना लेता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो थायोसाइनेट से रिएक्ट करता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग देखा था कि पहले हमारा जो क्या होता है, पहले हमारा जो टाइट्रेट होता है वो सैंपल एनालाइट के साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता है। सेम पहला हमारा सैंपल, पहला हमारा टाइट्रेट सैंपल के साथ रिएक्ट किया, सिल्वर क्लोराइड बना लिया। नेक्स्ट हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट है वो इंडिकेटर से रिएक्ट करके उसका सिल्वर साइनेट बना लेगा। ठीक है ना। अब ये फेरिक आयन के साथ रिएक्ट करेगा। अब हमारा जो AgCN ये बना है,
अब ये Fe3+ फेरिक आयन से रिएक्ट करके फेरिक थायोसाइनाइड बना के हमारा कलर दे देगा। कौन सा कलर? रेड ब्रिक कलर। ठीक है ना? ये हमारा जब ये कलर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही हमारा टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होगा। उसी नंबर को हम कैलकुलेट करके अपना हम लोग कंसंट्रेशन पता कर लेंगे कि कितना हमारा कंसंट्रेशन, चाहे वो क्लोरीन का हो, चाहे वो ब्रोमीन का हो, चाहे आयोडीन का हो, उस सॉल्यूशन में वो हमारा सब्सटेंस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये हमको पता चल जाएगा। सारी चीजें बिल्कुल सेम है, चाहे मोहर्स में, चाहे वोलार्ड में, चाहे फजान में। इसमें क्या है कि आपको टाइट्रेट को एनालाइट के साथ रिएक्ट करवाना है और उसको रिएक्ट करा के लास्ट में इंटीग्रेटर से रिएक्ट करके आपको अपना एंड पॉइंट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने दो मेथड पढ़ लिया है। कौन कौन से? वेरी गुड, मोहर्स मेथड और वोलार्ड मेथड। अब हम लोग प्रिसिपिटेशन में टाइट्रेशन का हम लोग तीसरा सब टॉपिक पढ़ेंगे, वो है फजान मेथड। ये भी मोहर वोलार्ड की तरह है। इसमें खासियत क्या है? इट इज अ टेक्निक यूज्ड इन द प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन और टू डिटरमाइन द हैलाइड कंसंट्रेशन। ठीक है ना? इस मेथड की खासियत ये होती है कि दोनों मोहर्स और वोलार्ड तो बिल्कुल सेम है, लेकिन फजान में थोड़ा सा एक हल्का सा अलग है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो कलर चेंज होता है ना, वो एडजॉर्प्शन की वजह से होता है। जैसे हम लोगों ने मोहर वोलार्ड में देखा था कि हमारा जो टाइट्रेंट होता है वो एनालाइट के साथ रिएक्ट करता है, फिर इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, हमारा जो टाइट्रेंट होगा वो एनालाइट से तो रिएक्ट होता ही है, लेकिन उसके बाद से फिर हमारा जो सैंपल होता है वो हमारा इंडिकेटर पे क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होकर अपना कलर देता है। देखिए इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। इसमें कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल होता है? एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। एडजॉर्प्शन किसका होता है? वेरी गुड, ऑन द सरफेस। एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इनटू, और एडजॉर्प्शन क्या है? ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर। that change the color when adsorbed into the surface of the precipitate। ठीक है, सेम है। टाइट्रेट हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, एनालाइट सोडियम क्लोराइड है। जब ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे, इसके बाद क्या होगा, जब ये AgCl बना लेगा तो हमारा जो इसमें इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल होता है? फजान मेथड में डाइक्लोरोफ्लोरोसीन। जब ये सिल्वर नाइट्राइड इसे डाइक्लोरोफ्लोरोसीन से रिएक्ट करेगा तो उसकी सरफेस पर अपना कलर चेंज दे देगा। सेम उसी की तरह है, मोहर सिल्वर की तरह, वोलार्ड मेथड की तरह और फजान मेथड की तरह। तो हम लोगों ने तीनों मेथड के लोगों ने स्टडी कर ली है। ठीक है, आप लोग कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोगों ने तीन टॉपिक की स्टडी कर ली। कौन कौन सी? हम लोगों ने टाइट्रेशन मेथड में 3 टाइट्रेशन पढ़ लिया है। कौन कौन सा? वेरी गुड, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन एंड लास्ट वन इज वेरी गुड, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना चौथा टाइट्रेशन का टाइप का नाम है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नाम से कुछ समझ में क्लियर आ रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, कॉम्प्लेक्स जैसा है। ठीक है, चलिए स्टडी करते हैं। इसमें क्या दिया है? चलिए इसमें दिया है it is a type of volumetric analysis which is used to determine the concentration of metal ion in a solution। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है और उसमें मेटल आयन को डिसॉल्व किया गया है। जैसे मेटेलिक सॉल्यूशन होता है ना, मेटेलिक सॉल्यूशन जैसे जिंक सॉल्यूशन हो, एल्युमिनियम हो, कोई भी हो, मर्करी हो, कोई भी हो, जिंक, फास्फोरस, सब जितने भी सारे एलिमेंट है, जब कोई मेटल है उसका सॉल्यूशन हो तो उसी कंसंट्रेशन को पता करने के लिए हम लोग कौन से टाइट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में उस मेटल आयन की कंसंट्रेशन को पता करते हैं कि जो भी उसमें मेटल आयन प्रेजेंट है वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं it is useful for the determination of a mixture of different metal ion। तो इस टाइट्रेशन की खास बात ये होती है कि जरूरी नहीं है कि किसी
किसी भी सॉल्यूशन में सिर्फ सिंगल मेटल आयन ही हो, अगर उस सॉल्यूशन में 2, 3 या 4 उससे भी ज्यादा अगर मिक्सचर ऑफ मेटल आयंस भी अगर प्रेजेंट है, तब भी हम इस टाइट्रेशन मेथड की हेल्प से हम उस मेटेलिक आयन की कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, in this titration a chelating agent or complexing agent like EDTA is used as a titrant which makes a complex form by reacting with analyte। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बाकी मेथड से पढ़ा कि टाइट्रेंट एनालाइट से रिएक्ट होता है और इंडिकेटर से रिएक्ट होता है, लेकिन उसमें वहां पे कलर चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है ना, इसकी हेल्प से देखिए इसमें क्या होता है, एक चिलेटिंग एजेंट और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे बाकी हम लोगों मेथड्स में इंडिकेटर का इस्तेमाल हो रहा था पता करने के लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, चिलेटिंग एजेंट या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कौन सा एग्जांपल है, EDTA। किसी को मालूम है EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। ये क्या होता है, ये एक आपका चिलेटिंग एजेंट या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है जो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स, एक चिलेट्स बना लेता है। ठीक है ना, उसी को कहते हैं चिलेटिंग एजेंट और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो सैंपल, हमारा जो एनालाइट रहेगा, ये उसी के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट, end point of titration is determined by color change when titrate react with indicator। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम उसी मेथड की तरह जैसे इसमें चिलेटिंग एजेंट और इंडिकेटर दोनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और इंडिकेटर भी बना लेंगे, इंडिकेटर का इस्तेमाल भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट चिलेटिंग एजेंट एंड इंडिकेटर्स में यूज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वेरियस मेटल आयंस बट कॉमनली EDTA आर यूज्ड एज चिलेटिंग एजेंट। जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इसमें मिक्सचर ऑफ मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो अलग अलग मेटल आयन की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए हम लोग हर एक स्पेसिफिक मेटल्स के लिए अलग अलग चिलेटिंग एजेंट और इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं उसी कंसंट्रेशन को पता करने के लिए। ठीक है ना, देखिए इसमें बेसिकली जो चिलेटिंग एजेंट होता है, इसमें चिलेटिंग एजेंट होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में सबसे जो कॉमनली यूज किया जाता है वो कौन सा है चिलेटिंग एजेंट है, वो है EDTA, जो सबसे ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। देखिए इसकी प्रोसेस को कैसे करेंगे, हमारा टाइट्रेंट क्या है, EDTA है। जब हम लोग भरते हैं, फिल करते हैं, वो क्या है, EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड और सैंपल क्या हमारा एनालाइट कैल्शियम आयन सॉल्यूशन। ठीक है ना, हमारे बुलेट में क्या फिल है, EDTA और हमारा सैंपल में क्या है, कैल्शियम आयन, और ये इंडिकेटर में कौन सा है, इरिडियम ब्लैक टी EBT। ये दोनों एक साथ हमारा एनालाइट में रहेगा और EDTA धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली हम लोग क्या करेंगे, उसको उसमें मिक्स करते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है ना, कि ये कलर चेंज करके अपना एंड पॉइंट दे देगा। ठीक है ना, जिस पॉइंट पे कलर चेंज हो जाएगा उसी पे हमारा रिएक्शन का लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है ना, जैसे सब में हम लोग तीनों मेथड हम लोग स्टडी कर लिया कि इसी बेस पे क्या हो रहा था कि इसी में स्टैटिस्टिक्स की स्टडी कर रहे थे, उसके बारे में पता कर रहे थे। नॉन एक्वस में विदाउट सॉल्वेंट वाटर का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, उसमें प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन था, उसमें हम लोग प्रेसिपिटेट बन रहा था उसमें। ठीक है, एंड लास्ट इसमें फोर्थ है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, उसमें कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बन रहे हैं, चिलेट्स बन रहे हैं। ठीक है ना, चिलेट्स कैसे बनेंगे, सेम ये टाइट्रेंट EDTA है, उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम आयन के साथ ब्यूरेट में और अपना चिलेट्स कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बना देगा और अपना एंड पॉइंट कलर दे देगा। ठीक है ना, यहाँ तक हमारा समाप्त होता है ये हमारा चौथा टॉपिक। क्या नाम है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब हम लोग इसका आखिरी टाइप पढ़ेंगे टाइट्रेशन का, कौन सा नाम है इसका, वेरी गुड, रेडॉक्स टाइट्रेशन, जो हमारा इस चैप्टर के टाइट्रेशन का आखिरी टाइप है। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। देखिए रेडॉक्स टाइट्रेशन होता क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन व्हिच
redox reaction occurs between the analyte and titrate। फिर वही कॉमन चीजें हैं कि इसमें किसी बीच रिएक्शन हो रहा है एनालाइट सैंपल और टाइट्रेट और सैंपल के बीच हमारा क्या हो रहा है रिएक्शन हो रहा है। लेकिन ये ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है इसमें दो रिएक्शन एक साथ रेडॉक्स किसको कहेंगे जब हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ में होते हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है जब हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ में होते हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां भी जब हमारा रेडॉक्स रिएक्शन जब एक दूसरे के साथ हम उसे कहेंगे कैसा रेडॉक्स टाइट्रेशन। चलिए दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एनालाइट एंड टाइट्रेट रिजल्टिंग इन कलर चेंज। ठीक है ना। अब इसमें कलर चेंज कैसे होता है जब हमारा ये रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं जब हमारा एनालाइट सैंपल और टाइट्रेट जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन प्रोसेस एक साथ होती है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कि हमारा एनालाइट का इलेक्ट्रॉन सैंपल में चला गया और सैंपल का एनालाइट पे आ गया कुछ इंडिकेटर के साथ हुआ। जब इन दोनों का रिएक्शन साथ में होता है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वैसे ही हमारा कलर चेंज हो जाता है और वही हमारा टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है। ठीक है ना। देखिए redox titration is used to determine the concentration of unknown substance by reacting with known amount of oxidizing and reducing agent। ठीक है। इसमें क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसमें हम लोग बेसिकली हमारा जो भी सैंपल है वो अननोन है उसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है। तो पहला हमारा जो ऑक्सीजन हमारा एक स्टैंडर्ड सैंपल रहता है जिसका हमको मालूम रहता है नोन अमाउंट उसका कंसंट्रेशन हमें मालूम है। तो हम लोग नोन अमाउंट की हेल्प से हम लोग अननोन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को पता करने वाले हैं। ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं। ठीक है ना। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है लॉस होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन उस पे गेन करता है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। जैसे कोई भी हमारा एटम है कोई भी मॉलिक्यूल्स है उस पे से हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है ना। उसको कमी है इलेक्ट्रॉन में। ठीक है ना। उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है और गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर उसको ऑक्सीजन मिल जाए या फिर वो अपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को किसी और को दे दे। लॉस ऑफ हाइड्रोजन उसको हाइड्रोजन की भी कमी है। ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे जिसको इलेक्ट्रॉन की भी कमी है हाइड्रोजन एटम की भी कमी है या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गेन कर दे। नेक्स्ट रिडक्शन क्या होता है सेम ऑक्सीडेशन का एकदम ऑपोजिट होता है उल्टा होता है। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन। सेम इसी का उल्टा होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट होते हैं। चलिए अब इनका प्रिंसिपल देख लेते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसका जो प्रिंसिपल होता है रेडॉक्स रिएक्शन का ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ये तभी काम करेंगे जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होंगे अपना जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो किसी को देगा चाहे ट्रांसफर करेगा चाहे मूव करेगा चाहे इधर करेगा या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करे चाहे रिपीट करे या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करे या फिर एक्सेप्ट कर ले। ठीक है ना। जैसे ही जब इलेक्ट्रॉन का जब ये चेंज होता है तो आपका उस सॉल्यूशन में कलर चेंज आ जाता है। ठीक है ना। ये हमारा जैसे एग्जांपल क्या है टाइट्रेट में आयोडीन इस्तेमाल हो रहा है एनालाइट में फेरस सल्फेट Sf2O3 2-। ठीक है ना। ये 2- है ना तो इसको कमी है तो सही जाने तो ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहे हैं तो यही जब ट्रांसफर होंगे या गेन करेंगे या सब कुछ ट्रांसफर हो या गेन का जब काम होगा तो फिर इंडिकेटर स्टार्च है तो इसमें कलर चेंज आ जाएगा। ठीक है ना। सेम यही सारी चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है। टाइट्रेट आयोडीन है न्यूट्रल सा दे दे उसको 9 बेंथाइल सल्फेट में स्टार्च दोनों के साथ मिक्स कर देंगे और उसको मिलाते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें हमारा एक कलर चेंज हो जाएगा
वही हमारे उस रिएक्शन का एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक हम लोगों ने अपनी पांचों टाइट्रेशन की स्टडी कर ली है पूरी तरीके से। कौन कौन से? वेरी गुड। एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। हमने इस चैप्टर में क्या है, हमारे दो टॉपिक है। कौन कौन से? पहला है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है ना? तो हमारे जो पोर्शन कवर हुआ टाइट्रेशन का, वो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट था, जिसमें हम लोग टाइट्रेशन कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट उसी का टॉपिक है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें क्या होता है, हम लोग वेट करते हैं। ठीक है ना? वेइंग करते हैं, वजन करते हैं, तौलते हैं। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है ना? तो देखिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? It is a type of analysis in which concentration of an unknown substance is determined by the weight precipitate of the substance. इसमें तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, बेसिकली आप जान लीजिए कि इसमें वेट किया जाता है, तो कोई भी चीज तौला जाता है। तो इसमें क्या है, किसी भी सब्सटेंस का प्रेसिपिटेट, इसमें दो चीज होती है, एक होती है टेस्ट, एक होती है स्टैंडर्ड। देखिए एक हमारा स्टैंडर्ड हमारा ऑलरेडी रेडी है, जिसका हमको कंसंट्रेशन मालूम है। तो हमको किसको पता करना है? कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस, जो हमको मालूम नहीं है उसका कंसंट्रेशन पता करना है। किसकी हेल्प से? बाय वेइंग द प्रेसिपिटेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है ना? एक हमारा जो अननोन है उसकी हेल्प से अननोन, ठीक है ना, हमारा जो नोन है, जो हम लोग जान रहे हैं, ठीक है ना, उसकी हेल्प से अननोन अमाउंट की कंसंट्रेशन को पता करेंगे। ठीक है ना? The measured weight is compared with the weight of precipitate of known substance। ठीक है ना? इसमें क्या होगा कि हम कोई भी चीज, हम लोग रिएक्शन इसमें हो रहा है, चाहे टाइट्रेट और एनालाइट के बीच, तो इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है ना? तो एक जो पहला हमारा जो सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट है, वो स्टैंडर्ड ऑलरेडी तैयार है। ठीक है ना? तो हम लोग जो टेस्ट करेंगे, हम लोग जो टेस्ट करने वाले हैं, उसमें भी जो प्रेसिपिटेट बनेगा, उसके प्रेसिपिटेट के वेट को हम लोग अपने स्टैंडर्ड वाले प्रेसिपिटेट से कंपेयर करेंगे, कम है, ज्यादा है या एक्यूरेट है। ठीक है ना? उसी को हम लोग को कंपेयर करके वेट करना है। ठीक है ना? देखिए दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर द सब्सटेंस whose precipitate are not soluble in the solution। ये मेथड कब अप्लाइड है? जब हमारा जो जिसका प्रेसिपिटेट होगा वो सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगा। अगर सॉल्युबल हो जाएगा तो प्रेसिपिटेट कहां से बनेगा? अगर हम लोग साल्ट को अगर हम लोग पानी में मिला दें तो क्या उसका प्रेसिपिटेट बनेगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जो साल्ट होता है वो हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है ना? तो हमारा जो भी हमारा प्रेसिपिटेट होगा वो सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। ठीक है? वेरी गुड। देखिए इन दिस मेथड अ सुटेबल रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट। जैसे इसमें क्या है, एक सुटेबल रिएजेंट या केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए? उस कंपाउंड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए। ठीक है? जैसे इसमें जब क्या होता है, जब रिएक्शन होता है तो जो प्रेसिपिटेट बनता है उसके लिए स्पेशल केमिकल या रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे उसको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। ठीक है ना? चलिए अब इसकी प्रोसेस को समझते हैं, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे इसको वेट, कैसे इसकी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस निकाली जाती है। एक एक स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। देखिए द प्रेसिपिटेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द फिल्ट्रेशन। हमारा कोई भी रिएक्शन हो गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए चाक पाउडर है, चाक को हम लोग तोड़ के हम लोग उसको वाटर में मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर दिए। ठीक है ना? अब मिक्स कर दिए, अब वो कौन सा मिक्सचर हो गया? आप लोगों ने मिक्सचर दो प्रकार का पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा होमोजेनियस मिक्सचर एंड दूसरा पढ़ा होगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है ना? दोनों में अंतर होता है। होमोजेनियस में क्या होता है? जो पूरी तरीके से सॉल्युबल होता है, होमोजेनियस होता है। सेकंड हेटेरोजेनियस, जो उसमें मिला ना हो। ठीक है ना? तो हमारा तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है ना? तो हम लोग चाक पाउडर, मान लीजिए चाक पाउडर का ले लेते हैं, चाहे कैल्शियम जब उसका भी ले लेते हैं। ठीक है ना? जो उसमें इनसॉल्युबल हो, जो प्रेसिपिटेट बनाता हो।
तो उस प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे, पहले हम लोग उस सॉल्यूशन से फिल्टर करके सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है ना। अलग अलग फिल्टर पेपर आते हैं ना, अलग अलग फिल्टर पेपर आते हैं, फिल्टर पेपर लगा के उसको खोला रख के उसको सेपरेट कर लेंगे, हमारा आपको पेपर पे आपको क्या मिल जाएगा, हमारा प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। देन इट इज वॉश्ड टू रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, फिर क्या करेंगे, उसको धुल देंगे, वॉश करेंगे। अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज अशुद्धियां उसमें सॉल्युबल हो गई होगी तो वो रिमूव हो जाएगी, कैसे, वॉश करने से। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, देन इट इज ड्राइड टू इवेपोरेट वाटर कंटेंट, देन क्या करेंगे, हम लोग उसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, क्या करने के लिए, ताकि उसका जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो जाए, ठीक है ना। अब हम लोग लेफ्ट बताइए कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, किसी भी सैंपल को ड्राई करने के लिए। एंड एट लास्ट प्रेसिपिटेट इज वेट, जब वो हमारा ड्राई हो जाएगा तो हम उस प्रेसिपिटेट को वेट कर लेंगे कि उसका वेट कितना आया है। नाउ both precipitate weights are compared to determine the concentration of unknown substance, ठीक है ना। अब दोनों कंसंट्रेशन को वेट करेंगे। पहला तो जो हम लोगों ने टेस्ट किया है, हमारा जो फिल्टर करने के बाद, जो ड्राई करने के बाद जो सैंपल आया है उसका वेट कंपेयर, वेट्स का वेट करेंगे, और जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेसिपिटेट बना है उसको वेट करेंगे, और उन दोनों की कंपेयर करके हम लोग अननोन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को पता करेंगे, ठीक है ना। ये रहा हमारा पूरा प्रोसेस इसका, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का, कि कैसे हम लोग किसी स्टैंडर्ड टेस्ट को कंपेयर करके किसी अननोन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को किसी नोन अमाउंट से पता करते हैं। यहाँ तक हमारा दोनों जो टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस समाप्त होते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होगा, चाहे कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो वो नोट्स के बाद फिर से स्टडी कर लेगा, ठीक है। और जिन लोगों ने लेक्चर पहला वाला नहीं देखा है वो जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक के लिए थैंक यू।